1 महीने पहले मेरी मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अच्छा, क्या इजराइल बात में। हुई? हाँ। तो हमने बोला था कि क्या इजराइल ने ऑपरेशन सिंदूर में मदद की थी। मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स अच्छे चले थे। क्या ऐसा होगा कि इंडिया पाकिस्तान को अटैक करे और सऊदी अरेबिया उनके असिस्टेंस के लिए आए मिलिटरीली? हम पाकिस्तान को अटैक क्यों करेंगे? हमारा अटैक नहीं होता, हमारा अटैक तो काउंटर टेरर ऑपरेशन होता है ना। अभी हमारा चाइना के साथ स्टेटस क्या है? मुझे लगता है जियोपॉलिटिक्स में ये टर्म डिफाइन करना कि क्या आप किसी के दोस्त हैं दुश्मन है थोड़ा मुश्किल है। भारत ने एक प्रपोजल दिया था यूएन में कि हमको एक कॉमन डेफिनेशन की ज़रूरत है आतंकवाद को लेकर। आज तक यूएन में एक कॉमन कंसेंसस नहीं आया है कि आतंकवाद Terrorist क्या है है। कौन? लास्ट सेंचुरी वी वर लार्जली टिल्टिंग टुवर्ड्स और पिविटिंग टुवर्ड्स द सोवियत पोल, है ना। अब मैं ये बोलूँगा पोखरन जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट करे उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट क्लिंटन की विजिट हुई, तो उसके बाद हमारा जो पिविट हो गया है थोड़ा एक अमेरिका की तरफ हुआ, जो हमने देखा पिछले 20 सालों में। उसके बाद हमने देखा कि कैसे पीएम मोदी ने बुलाया प्रेसिडेंट ओबामा को रिपब्लिक डे में। अमेरिकन प्रेसिडेंट 2 घंटे बैठ के रिपब्लिक डे देख रहा है, छोटी बात नहीं। पाकिस्तान इज ऑफरिंग इटसेल्फ फॉर सेलिंग। आई वुड से इट्स काइंड ऑफ yes in many ways because they are willing to offer themselves, especially the leadership, बट क्या आम इंसान को कोई फ़ायदा मिल रहा है? ऐसा नहीं हुआ है कि पिछली सरकारों में नहीं हुआ है। पिछली सरकारों में मनमोहन सिंह वॉज देयर, मतलब ही वॉज द डॉन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। इनफैक्ट दैट वॉज अ पोर्टफोलियो विच वॉज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। प्रेसिडेंट ओबामा उनका जिक्र अक्सर करते थे कि वो उनसे एक तरफ से इंस्पिरेशन लेते हैं। नेहरू, इंदिरा गांधी led the foreign policy in many ways, and also she was the whole soul face during the 1971 liberation of Bangladesh. मतलब she was personally so मतलब बोले तो राजीव गांधी की तो एक तरीके से फॉरेन पॉलिसी नहीं जान ले ली है ना। हाँ करेक्ट, जैसे आपने कहा कि हमारे दोस्त नहीं बचे। लेट मी स्टार्ट विद मालदीव्स। इंडिया इज अ कार्ड इन द रीजन टू गेट you to closer to power. For example, KP Sharma Oli, his politics was anti-India because nationalist card played him. सबसे इजीली बिक जाता है। He played that. तो जैसे चाइना में कोई जर्नलिस्ट जाता है, इंडियन जर्नलिस्ट जाता है, तो वो कितना फ्रीली सोशल मीडिया, इंटरनेट और बाकी चीज़ों को यूज़ कर सकता है? देखिए VPN यूज़ करें आप और आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। इंडिया से कितना डिफरेंट दिखाई देता है चाइना? They are making sure that their cities are world class. टिकटॉक वापस आ रहा है। अंग्रेजी का एक शब्द है ओमनी प्रेजेंट, हिंदी में इसको सर्वव्यापी कहते हैं। मतलब कोई ऐसा इंसान जो लगभग हर जगह पे मौजूद हो। अगर इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो हमारे साथ सिद्धांत सिबल हैं और इन पे ये जो टर्म है वो पूरी तरीके से लागू होता है। हमारा एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है व्योन करके, वहाँ पे ये फॉरेन पॉलिसी के असिस्टेंट एडिटर है फॉरेन अफेयर्स के। सिद्धांत एससीओ गए थे और एससीओ से एक तस्वीर आई। उस तस्वीर में मोदी जी, शी जिनपिंग और पुतिन तीनों एक ही फ्रेम में थे। जो आपका एक्सपीरियंस रहा है जब वो तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप ने देखी होगी, क्या बीती होगी डोनाल्ड ट्रंप पे? वो तो हमें देख ही गया था क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे पोस्ट करे थे। उन्होंने कहा था कि वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू चाइना। पोस्ट वो अक्सर करते हैं और उनका अगर थॉट प्रोसेस देखें तो काफ़ी एक पर्सनालिटी हैं, एक डिफरेंट पर्सनालिटी हैं जो हम सब जानते हैं। और वो पर्सनालिटी काफ़ी रिएक्ट करती है जल्दी। कुछ अखबार में देखा तो रिएक्ट कर दिया उस पर। जनरली ये एक ब्रेक है क्योंकि अगर आप पॉलिसी मेकर होते हैं तो आप थोड़ा कॉशियसली रिएक्ट करते हैं। एडवाइज़र्स होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के भी एडवाइज़र्स होंगे, पर हु विल टेल द किंग व्हाट टू वेयर वाला कोट है, तो हु विल बेल द कैट भी कह सकते हैं। तो गुस्सा आया होगा, वो हमने देखा होगा। बट अभी रिश्ते अच्छे हो रहे हैं भारत और यूएस के बीच। पर जहाँ तक रही तस्वीर की बात, वो काफ़ी वायरल तस्वीर थी। बहुत सारी वायरल तस्वीरें आई तियानजिन से, और एक तरफ से हमने वेस्ट में एक कलेक्टिव एंग्जाइटी भी देखी उस चीज़ को लेकर। पर मैं यही बोलूँगा ये जियोपॉलिटिक्स का एक पार्ट है। हेडलाइंस बहुत ज़्यादा पसंद है डोनाल्ड ट्रंप को। फोमो हुआ होगा, भयानक फोमो हुआ होगा। कभी आप लोगों की ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है वैसे यूएस के जो डिप्लोमेट्स हैं कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में, पहुंच पाते कुछ क्रम्स? देखिए, जब
क्योंकि ये जो बीट है काफ़ी सिक्योरिटी बीट है, तो जनरली लोग टाइट लिप्ड रहते हैं, थोड़े कॉशियस रहते हैं। पर हाँ, मेरे ख्याल से रिपोर्टर्स हों या डिप्लोमेट्स हों, सबको ये पता है कि वो कैसी पर्सनैलिटी है जो इस बीट को कवर करते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि कभी कभार रिप्लाई स्माइल्स में ही होता है। तो जहाँ तक रहा डोनाल्ड ट्रंप का रिस्पॉन्स, वो मेरे ख्याल से उनके अलावा कोई नहीं जानता कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। और सबसे पहले ये एक ज़रूर हो गया है कि वो सबसे पहले सुबह उठ के एक ट्वीट ज़रूर मारते हैं, पोस्ट ज़रूर करते हैं। उनका अपना सोशल मीडिया ट्रुथ है, सोशल। ट्रूथ सोशल, और उसमें वो रिएक्ट करते हैं। आप गए थे एससीओ समिट में, ऑपरेशन सिंदूर वाले टाइम पे जो मीडिया रिपोर्ट्स थी उसमें ये निकल के आया कि जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया उसमें चाइनीज़ हार्डवेयर यूज़ किया, टर्किश मिलिट्री हार्डवेयर यूज़ हुआ। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर गए एससीओ में तो इस तरीके की बातें उठने, अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा अटैक किया। ये भी जो जनता है उसके उसके मन में एक सवाल है कि अभी हमारा चाइना के साथ स्टेटस क्या है, मतलब रिलेशनशिप का कॉम्प्लिकेटेड है, ओपन रिलेशनशिप है, हम बहुत अच्छे दोस्त बनने के कगार पे हैं, गार्ड्स डाउन कर लिए हैं, क्या स्टेटस है चाइना के साथ हमारा? पहले तो मैं एससीओ के बारे में बोलना चाहूँगा। हम एससीओ इसलिए गए थे क्योंकि हम इसके मेंबर हैं। हम पिछले दशक में बने थे इसके मेंबर, और एज एससीओ मेंबर एक मल्टीलैटरल कमिटमेंट्स होती हैं आपको जो फॉलो करनी होती हैं, कि आप समिट्स में जाएंगे, आप सारे जो इवेंट्स है उसमें शिरकत करेंगे, एक्टिवली आप सपोर्ट करेंगे। लोगों ने ज़रूर क्वेश्चन करा होगा पास्ट में, पर कहीं ना कहीं इंडिया का फोकस एससीओ से फोकस है कनेक्टिविटी पे। एससीओ की मेंबरशिप अगर आप देखें तो उसमें 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं जो भारत के एक एक्सटेंडेड नेबरहुड के पार्टनर्स हैं। तो भारत एससीओ के थ्रू उससे फोकस रखता है। ईरान एससीओ का मेंबर बना भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान 2023 के अंदर। तो भारत इंगेज ईरान से करता है, चाबार पोर्ट से, और चाबार का अक्सर जिक्र करता है एससीओ के मीटिंग्स में। ये एक बड़ा एम्फोसिस होता है। जहाँ तक रही चीन को लेके एक तरफ से जिज्ञासा, एक क्वेश्चन सबके दिमाग में, मैं ये बोलूँगा कि अभी जो रिलेशनशिप है एक इम्प्रूवमेंट है रिलेटिव टू क्या रिश्तों के हालात थे 2020 से लेके 2024 तक, गलवान के जब बाद। गलवान से लेकर कज़ान तक, क्योंकि कज़ान 2024 में हुआ था समिट, ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस पे पीएम मोदी और शी जिनपिंग चाइनीज़ प्रेसिडेंट मिले थे, और उसके बाद दोनों जो लीडर्स हैं उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। फिर से चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और पीएम के बीच मुलाकात हमने देखी 1 सितंबर को और 31 अगस्त को। तो कहीं ना कहीं फोकस ये है कि कैसे जो रिश्तों में जो एक तरफ से तलखी आई थी, ख़राब हुए थे, उसमें एक नॉर्मलसी आ सके। फाइनली जो आपका एक डायरेक्ट ब्लैक एंड वाइट सवाल है कि क्या बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे या मतलब अभी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मुझे लगता है जियोपॉलिटिक्स में ये टर्म डिफाइन करना कि क्या आप किसी के दोस्त हैं या दुश्मन है थोड़ा मुश्किल है। जियोपॉलिटिक्स हमेशा ग्रे स्टेज में रहती है। आपका कोई दुश्मन दोस्त भी बन सकता है, आपका दोस्त कोई दुश्मन भी बन सकता है, पर एक फंडामेंटल्स होते हैं। वो फंडामेंटल्स आगे जैसे आप सवाल पूछेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। आपने जो जियोपॉलिटिक्स की बात की, नेहरू के टाइम पे हमारी स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चला जब तक वो रहे। उसके बाद इंदिरा गांधी ने उसको कैरी किया। ऑलमोस्ट मनमोहन सिंह के रहते हुए वो नैम के समिट्स होते रहे मनमोहन सिंह के रहते भी। अभी हमारी कोई स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की? देखिए, आपको ये समझना होगा, इंडिपेंडेंट इंडिया जब भारत की आज़ादी हुई 1947 से लेके अभी तक, भारत भी बदला है और दुनिया भी बदली है। और एवोल्यूशन इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ नेचर एंड पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी एज वेल। उस वक्त अगर आप देखें 1947 से लेके करीब 1990 तक, जब सोवियत यूनियन डिज़ोल्व नहीं हुआ और डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, तब तक दुनिया में 2 बड़े ब्लॉक्स थे, वेस्ट लेड और सोवियत लेड। और उस कैंप से बचने के लिए एक लार्ज पोर्शन ऑफ कंट्रीज़ को चाहिए था, उनको कैंप पॉलिटिक्स नहीं करनी थी, उनको अपनी डेवलपिंग नीड्स पूरी करनी थी, और सोवियत से या वेस्ट से जो भी सपोर्ट मिल सके, क्योंकि ये सब जो देश थे जो आज़ाद हुए थे वो काफ़ी गरीब थे, तो उनको सपोर्ट चाहिए। भारत एक लार्ज कंट्री था और उसको काफ़ी सपोर्ट चाहिए था। तो उस वक्त वेस्ट से और सोवियत से जो भी हमें हेल्प मिली, और इतिहास गवाह है कौन हमारे साथ खड़ा हुआ है या नहीं खड़ा हुआ है, वो अलग अलग ऑल टुगेदर एक अलग एपिसोड पॉडकास्ट बन सकता है। उसके बाद 90s के बाद एक अलग फॉरेन पॉलिसी, मैं ये बोलूँगा, इवॉल्व हुई हमारी, क्योंकि दुनिया बदल गई थी। उस वक्त एक यूनिपोलैरिटी थी, तो एक ब्रेक फ्रॉम हिस्ट्री शुरू हुआ 1990 से लेके, आप समझ लीजिए
9/11 तक, क्योंकि 9/11 वॉज पिविटल इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग द ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स। 9/11 के बाद आतंकवाद को लेकर एक दुनिया में मुहिम शुरू हुई। वेस्ट लेड मुहिम थी, ज़्यादातर यूएस लेड मुहिम थी, पर उसमें भी चेंजेस हो रहे थे सटनली। एक था राइज ऑफ चाइना, राइज ऑफ इंडिया, क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन, बड़ी इकोनॉमीज़, इसके अलावा ग्लोबल साउथ का इमर्जेंस हो रहा था। तो यूनिपोलैरिटी से अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ दुनिया बढ़ रही है, और उसका एक तरफ से जो पुश एक तरफ से हम देखेंगे वो हुआ ब्रिक्स जैसी ग्रुपिंग, एससीओ जैसी ग्रुपिंग्स को लेकर, और G20 जैसी ग्रुपिंग को लेकर, और तब जब यूएन एक तरफ से फेलियर की तरफ बढ़ रहा था। अगर आप इस सदी के जो बड़े क्राइसिस की बात कर लें, तो एक बड़ा जो क्राइसिस था 2008 में आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। उसके बाद जो बड़ा क्राइसिस आया इस दुनिया में वो तो कोविड क्राइसिस है ना। कोविड क्राइसिस के बाद हमने कॉन्फ्लिक्ट देखी, यूरोप में देखी और वेस्ट एशिया में देखी। तो इस कॉन्फ्लिक्ट, क्राइसिस, पैंडेमिक के बीच अगर आप देखें तो यूएन मिसिंग था कहीं ना कहीं। यूएन ने क्या बड़े स्टेप लिए आपको याद नहीं होगा, क्योंकि यूएन ने एक्चुअली कुछ नहीं किया था। तो उस वक्त मैं पहले एग्जांपल लूँगा G20 का। तो G20 इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। उसके अंदर भारत को इन्वॉल्व करा गया, और G20 2008 में तो एक तरफ से समिट लेवल हुआ, ऐसा नहीं था उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। उससे पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर्स के लेवल पे एग्जिस्ट करता था, और उससे पहले एक G7 भी ग्रुप था जो अभी भी कंटिन्यू है, G7 G8 जो भी आप मान लें, क्योंकि रशिया पहले मेंबर था, फिर उसे सस्पेंड कर दिया। तो G7 अमीर ग्रुप था, बट आप इग्नोर नहीं कर सकते थे इंडिया को और चाइना को। तो G20 का एक तरफ से स्टार्टिंग हुई। उसके बाद 2009 और 2010 में हमने देखा ब्रिक्स की शुरुआत हुई। ब्रिक्स भी एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग की तरीके से ही शुरू हुआ था, और आज भी इकोनॉमिक ग्रुपिंग है ना, इमर्जिंग इकोनॉमीज। एससीओ एक ग्रुपिंग था जो चाइना और रशिया लेड था। भारत ने एक ऐसा जो ग्रुपिंग जो फोकस करा है वो है क्लाइमेट चेंज को लेकर, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे ग्रुपिंग है। भारत ने फोकस करा बिम्स्टेक को लेकर, क्योंकि सार्क का कहीं ना कहीं फेलियर हुआ, क्योंकि वही पाकिस्तान का मुद्दा आया। तो जब ग्लोबल डायनामिक्स चेंज होती है तो भारत को भी अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करनी होती है। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी आज की तारीख में जो स्टेटेड आपने पूछा, तो मैं कहूँगा वो मल्टीपोलैरिटी है, कि इंडिया सपोर्ट्स मल्टीपोलैरिटी इन द वर्ल्ड एंड इन एशिया एज वेल। अगर आप भारत के विदेश मंत्री के कमेंट सुने तो हमेशा वो ये लाइन बोलते हैं, मल्टीपोलैरिटी इन द वर्ल्ड एंड मल्टीपोलैरिटी इन एशिया। उसका मैसेज ये भी, उनका मैसेज एक तरफ से ये भी है, मतलब इस पूरी पॉलिसी से, कि एशिया के अंदर जो बड़ी शक्तियां हैं वो एक नहीं हो सकती, वो भारत भी है। तो ये हमारी, मैं कह सकता हूँ मोटा मोटा कि ये हमारी एक फॉरेन पॉलिसी है, पर उसके एक सब ग्रुप्स भी हैं। जैसे हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, ठीक है, हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, हमारी जो महासागर पॉलिसी है, जिसका अनाउंसमेंट इसी साल हुआ मॉरिशस में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो जैसे ये है कि मैक्सिमम कंट्रीज़ अभी वाले टाइम में, यूएसएसआर 89 में डिसइंटीग्रेट हो गया, बर्लिन, आप ही एग्जांपल्स दे रहे थे, बर्लिन की दीवार गिर गई, तभी से मल्टीपोलैरिटी की बात है। ठीक है, यूएस का डोमिनेंस बहुत लंबे टाइम तक रहा, चाइना भी बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ऐसा हो रहा है कि पूरी दुनिया इवॉल्विंग सिनेरियोज़ के हिसाब से फॉरेन पॉलिसी में रिएक्ट कर रही है, रादर दैन हैविंग वन स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी। देखिए, आप वन स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी मैं बोलूँगा कि विद ऑल कॉशियसनेस रखना मुश्किल है, क्योंकि डायनामिक्स काफ़ी चेंज होते हैं। पर हर कंट्री के कुछ फंडामेंटल पॉलिसीज़ होते हैं। जैसे भारत की एक फंडामेंटल पॉलिसी अगर आप देखें वो ये है कि मल्टीपोलैरिटी की दुनिया के अंदर और भी पावर्स हैं, और एक तरफ से एक एज अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ एज वेल, क्योंकि अगर आप भारत को देखें तो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है, तो एक छोटा देश नहीं है भारत। और भारत एक तरफ से जो सेंटिमेंट तय करता है वो बहुत सारे देश वही फॉलो करते हैं, है ना। तो एक भारत भी एक पोल है इस पूरी चेंजिंग ऑर्डर में। पर अगर आप मैं रीजन की पहले बात कर लेता हूँ, है ना। जैसे अगर आप पाकिस्तान की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी देखें, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हमेशा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा है चाइना को लेकर, कि चाइना हमारा सपोर्टर रहेगा, ठीक है, चाइना हमारा एक इंश्योरेंस पॉलिसी रहेगा,
है ना। पर वहीं ना कहीं वो ग्लोबल सिस्टम को भी मैं कहूँगा गेम करने की कोशिश करते हैं अपनी जियोग्राफिकल पोजीशन को लेकर। जैसे अमेरिका के साथ मैं बोलूँगा खट्टा मीठा टाइप्स रिश्ता है ना। अच्छा भी रिश्ता रहा है, उसमें अमेरिका का भी एक रोल है मैं कहूँगा, क्योंकि अमेरिका भी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं यूज़ करके कहीं ना कहीं फेंक देता है। आप अफ़गान वॉर की बात करें, अफ़गान वॉर में पाकिस्तानी एक तरफ से लीडरशिप ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, सारे रिसोर्सेज दिए, अपने ज़मीन दी। जो आज आतंकवाद पाकिस्तान एक तरफ से एक सेंटर बना हुआ है, क्यों बना हुआ है? क्योंकि वही वो पॉलिसी यूज़ कर रहे थे उस वाले टाइम पे। मैं एक सेकंड इंटरप्ट करूँगा, ये जो कहते हैं कि जब यूएसएसआर को उखाड़ फेंकने के लिए अफ़गानिस्तान से इन लोगों ने मुजाहिदीन का सो कॉल्ड मूवमेंट शुरू किया, जिसमें शायद लादेन भी इन्वॉल्व था, और बाद में वही सारे टेरर ग्रुप्स में डिसइंटीग्रेट करते चले गए। क्योंकि जब अमेरिका निकला, जैसे अभी बाइडेन के टाइम पे जब अमेरिका निकला 2021 में, तो अपना पूरा मिलिट्री हार्डवेयर छोड़ के निकला, डॉलर रिजर्व छोड़ के निकला, और ठीक ठाक तालिबान के हाथ में अफ़गानिस्तान की लीडरशिप दिख गया। तो ये जो कहते हैं कि अमेरिका एक बड़ा फैक्टर रहा है यूएसएसआर को, जिस टाइम पे कोल्ड वॉर के टाइम पे अफ़गानिस्तान में अपोज कर रहा था पाकिस्तान के साथ मिलके, और वहीं से टेररिज्म ओरिजिनेट हुआ। देखिए मोटा मोटा आपने एक लाइन ज़रूर ड्रॉ कर दी है, उसके अंदर बहुत निटिग्रिटीज़ हैं, बट मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान ऑफर्ड इट सेल्फ टू द अमेरिकन्स कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, है ना, वी विल बी योर हायर्ड गन्स, है ना। और पाकिस्तान ने ऐसा नहीं है कि इतिहास में ये पहली बार किया हो, ये करते आए हैं, और जनरली पाकिस्तानी एलिट्स आर इन्वॉल्व। तो जो भी फंडिंग उन्हें मिलती थी, ऐसा नहीं कि वो पर्कुलेट होती थी आम लोगों को। अगर आप वहाँ पे मिलिट्री की लीडरशिप के घर देखें तो इतने आलीशान घर हैं, वो सारा पैसा उनको जो मिला है पर गरीबों तक नहीं पहुँचे। इसलिए पाकिस्तान आज भी गरीब मुल्क है, और मैं यही कहूँगा वो एक गैरिसन स्टेट है, अपने आप को ऑफ़र करता रहा है। तो लाजमी है, फिर से उनने जब 9/11 हुआ तो उनने अपने आप को ऑफ़र करा। परवेज़ मुशर्रफ ने बोला कि आइए लड़िए अफ़गानिस्तान के अंदर, और 20 साल में हमने देखा क्या हुआ, इतिहास रिपीट हुआ। Americans had to go back and ultimately Pakistanis were thrown की, I mean there is no use। पर अभी फिर से अब पाकिस्तान अपनी यूटिलिटी, जियोपॉलिटिकल यूटिलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है, और वो करता रहेगा। तो एक पॉलिसी रही है मोटा मोटी, अगर आप कोई भी देश अगर आप देखें, और अगर आप देश की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हैं, अगर आप सिंपल फार्मूला ये है कि उसके नेबर्स कैसे हैं, उस हिसाब से वो अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करता है कहीं ना कहीं। जैसे हमारी एक स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी ये भी है काउंटर टेररिज्म को लेकर। आप हमारे कितने भी जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ लें या बायलैटरल डॉक्यूमेंट्स पढ़ लें, उसमें काउंटर टेररिज्म एक बड़ा फोकस रहता है। भारत ने एक प्रपोजल दिया था यूएन में कि हमको एक कॉमन डेफिनेशन की ज़रूरत है आतंकवाद को लेकर। इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन हाउ टू डील विद टेररिज्म, दैट्स द फुल नेम। 96 का ये कन्वेंशन हमने प्रपोज करा हुआ है, पर आज तक यूएन में एक कॉमन कंसेंसस नहीं आया है कि आतंकवाद क्या है। तो वैसे ही अगर आप पाकिस्तान की पॉलिसी देखें, 70 साल से वो कश्मीर का जिक्र हर स्टेटमेंट में कोशिश करता है ला सके। एक तरफ से उनका ही फेलियर है, क्योंकि अब कश्मीर के ज़्यादा कोई टेकर्स नहीं है, यूएन में भी ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती है, बल्कि पाकिस्तान इज़ अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी। इसी साल उनको उनकी पोजीशन स्टार्ट हुई थी जनवरी में, और अगले साल दिसंबर में ख़त्म हो गई। पर आप देखें कश्मीर का कितना जिक्र आता है, वो कर सकता है ना, वो प्रेसिडेंट भी था यूएनएससी का, पर कश्मीर का कितना जिक्र हुआ? क्योंकि इंडिया हैज़ फ्रेंड्स, इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट पावर नाउ, एंड पीपल डोंट लाइक कि लेट्स फाइट विद इंडिया इज़ नॉट ऑन द माइंड ऑफ मैनी पीपल। तो फॉरेन पॉलिसी की अगर आप बात कर लें, तो जियोपॉलिटिकली अगर आप देखें तो फोकस यही है कि इंडिया कैसे एक तरफ से अपने लोगों के बेनिफिट के लिए काम कर सके। अभी पिछले 10 साल में जो कुछ एक टर्म्स है, जैसे स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, एक्ट ईस्ट, नेबरहुड फर्स्ट, तो इनको फॉरेन पॉलिसी के क्रम्स मान सकते हैं हम, जो मतलब अलग अलग लेयर्स में चल रही है। हमने मतलब कोई एक जो नेहरूवियन एरा में मतलब हमने नैम डिफाइन कर दिया था, हम वहाँ पे स्टिक नहीं कर रहे अभी। मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा दीज आर सबसेट्स ऑफ अ लार्जर फॉरेन पॉलिसी। सो फॉरेन पॉलिसी एक मोनोलिथ नहीं होती है कि देखें ये आपकी स्टेटेड पॉलिसी है, पॉलिसी स्टेटेड पॉलिसी होती है, पर इन टर्म्स ऑफ उसके सबसेट्स हैं। तो जैसे आपने जिक्र करा नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, these are subsets of policies for regional cooperation। तो जहाँ तक रहा NAM का बात, NAM is the policy, in fact we are still the members of NAM and we still essentially part
टेक पार्ट इन ऑल नैम मीटिंग्स, नैम की जो भी मीटिंग होती है, हम कॉमनवेल्थ के भी मेंबर हैं। तो हमारी एक मल्टी अलाइंड पॉलिसी, एक तरफ से नैम का ही एक तरफ से एवोल्यूशन है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन है, तो वो हमेशा से रही है। तो अगर आप बोलें कि क्या ड्रास्टिक चेंज हुआ है, मेरे ख्याल से सबसे एक तरफ से बड़ा ड्रास्टिक चेंज जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में हुआ है पिछले आई वुड से 30 सालों में, वो था कि एक तरफ से वी वर ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी वी वर लार्जली टिल्टिंग टूवर्ड्स और पिविटिंग टूवर्ड्स द सोवियत पोल, है ना। अब मैं ये बोलूँगा पोखरन जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट करे उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट क्लिंटन की विजिट हुई, तो उसके बाद हमारा जो अब पिविट हो गया है थोड़ा एक अमेरिका की तरफ हुआ, जो हमने देखा पिछले 20 सालों में। क्लिंटन विजिट हुई, क्लिंटन विजिट के बाद बुश विजिट हुई, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के एरा में। क्लिंटन विजिट वाज ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। So picking up the pieces from Clinton visit, we saw nuclear deal, 1-2-3 एग्रीमेंट जो हुआ। उसके बाद हमने देखा कि कैसे उसको बिल्डअप करा गया। प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम में भी प्रेसिडेंट ओबामा ने पीएम मनमोहन सिंह को बुलाया था G20 समिट के लिए। बहुत आदर करते थे, उनके कमेंट्स अगर आप देखें वो बोलते थे आई एम इंस्पायर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद हमने देखा कि कैसे पीएम मोदी ने बुलाया प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ओबामा को रिपब्लिक डे में, फर्स्ट अमेरिकन सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट कमिंग टू इंडिया ऑन रिपब्लिक डे। अमेरिकन प्रेसिडेंट 2 घंटे बैठ के रिपब्लिक डे देख रहा है, छोटी बात नहीं है, लाइक वन ऑफ द मोस्ट आई विल से पावरफुल पर्सन ऑन द प्लैनेट दैट टाइम एंड ऑल्सो करंटली। उसके बाद हमने इसको बिल्डअप करा प्रेसिडेंट बाइडन के टर्म में, फर्स्ट टर्म ऑफ डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड को कहीं ना कहीं फोकस करा। अभी रिश्तों में खटास है पिछले 1 महीने से, बट मैं ये कहूँगा ये पर्सनालिटी ड्रिवन है, ये पॉलिसी ड्रिवन नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल्स ऑफ द पॉलिसी चेंज नहीं होती है। जैसे मैं एक कोट यूज़ करूँगा प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का कि सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, देश चलना चाहिए। तो वैसे ही अगर आप देखें अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, पर ये जो रिश्ता है ये चलता रहेगा, क्योंकि इसका जो सबस्ट्रेटम है वो है डायस्पोरा। अगर आप भारत के जो रिश्ते देखें किसी भी कंट्री के साथ, अगर आप देखें रिश्ते पॉजिटिव टरेन में होंगे अगर आप देखेंगे डायस्पोरा कनेक्ट स्ट्रॉन्ग है। कनाडा के साथ लोगों ने गिव अप कर दिया था, और जनरली एक होता है नीजक पब्लिक डिप्लोमेसी के अंदर रिएक्शन आते हैं कि वो तो लॉट ड्रिवन बाय ट्रूडोज पॉलिटिक्स आल्सो, ट्रूडोज पॉलिटिक्स। तो अभी भी एक तरफ से इससे पर्सनालिटी इशू है ना। अभी वो दोस्त बन गए हैं, उनने फिर पीएम को कॉल किया रात को, और ट्रम्प को लेके न्यूज़ रूम्स में एक जोक चलता है कि मतलब जिस दिन उनका मतलब राइट साइड से उठे हो तो हो सकता है कि मूड बहुत राइट हो, और लेफ्ट से उठे हो तो मतलब उनके मूड का पता नहीं चलता। आप लोगों के सर्कल में ट्रम्प को लेके क्या बातचीत होती है? ट्रम्प लिसन्स टू हिमसेल्फ, हाँ, है ना। तो उनके एडवाइजर्स मुझे नहीं पता क्या बोलते होंगे, बट my support, my sympathies to his advisors, but that is how Donald Trump is. Yes. And you deal with people who are the leaders, because essentially Donald Trump is a product of democracy. मतलब लोगों ने उनको वोट करा क्योंकि उनको लगा कि जो पॉलिसीज बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की उनको लोगों को अच्छी नहीं लगी, तो ट्रम्प आ गए। तो अब क्या करेंगे? आप ये तो नहीं बोल सकते कि हमें ट्रम्प पसंद नहीं है। आपके मतलब आपके मीन्स किसी के भी पसंद नापसंद होने से फैक्ट्स ऑफ द लाइफ डू नॉट चेंज। आपको डील करना पड़ेगा ट्रम्प को बाय एनी वे, एंड यू इंगेज विद हिम। ये गिवन था कि रिश्ते ठीक हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रम्प ने कॉल करी, बातचीत हुई, पिकिंग अप द पीसेस हुए, ट्रेड डेलीगेशन आया हुआ था। EM विल बी गोइंग टू न्यूयॉर्क अभी अगले हफ्ते फॉर द UNG है, वहाँ पे मोस्ट लाइकली वो अपने काउंटर पार्ट मार्को रूबियो से मिलेंगे। तो रिलेशनशिप विल बी बैक ऑन द ट्रैक, और इंडिया एज एन इम्पॉर्टेंट पोल एक लार्ज कंट्री। देखो छोटे कंट्रीज़ और बड़े कंट्रीज़ का एक डिफरेंस ये होता है कि जनरली अगर आप छोटे कंट्रीज़ जियोग्राफिकली और पॉपुलेशन साइज जो आप कंट्रीज़ देखेंगे, वो दे टेंड टू टेक पोजिशंस कि हम इनसे दोस्ती कर लेते हैं, इनसे दोस्ती कर लेते हैं। बट जो बड़े कंट्री हैं, लार्ज कंट्री, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, वो कैनॉट बी टेकिंग पोजीशन और बीइंग पार्ट ऑफ अ कैंप। तो कहीं ना कहीं भारत अपनी पोजीशन रखेगा,
किसी को पसंद आए या ना पसंद आए। इनफैक्ट जब हमने देखा ट्रेड टॉक्स ब्रेक हुई थी तो पीएम ने पब्लिकली बहुत बार बोला कि एग्रीकल्चर इज़ एन एरिया जहाँ पे हम नहीं करेंगे, हम उनको एंट्री नहीं देंगे यूएस वालों और को। अगर आपने ट्रेड टॉक्स या ट्रम्प की एंगेजमेंट और देशों के साथ देखी होगी, बहुत डिफरेंट था भारत का रिएक्शन और बहुत डिफरेंट था बहुत देशों का रिएक्शन। सारे लड़ भिड़ गए, हम लड़े सब भिड़े ल- नहीं, ब्राजील लड़ भिड़ हाँ, गया, सब चाइना लड़ लड़ रहे भिड़ थे, गया, सब एक दूसरे को कुछ ना बोल बहुत रहे थे, retaliatory स्टेटमेंट आ रही position थी, मतलब थोड़ा एक रायता बन गया था। लूला का तो आई थिंक ब्राजीलियन प्रेसिडेंट का लेटेस्ट स्टेटमेंट Correct. ये है कि हमारा और ट्रम्प का कोई रिश्ता रहा Correct. नहीं, ब्राजील यूएस का कोई करेक्ट, रिलेशन नहीं है, बट भारत ने थोड़ा ऐसा क्राइसिस नहीं क्रिएट करा, मध्यम मार्ग। है ना, पर भारत ने अपनी बात रखी तरीके से और अब तरीके से बातें हो रही हैं। पाकिस्तान जैसे सिंस इंडिपेंडेंस, वो सीटो सेंटो हो, अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर हो, F-16 हो। अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें जो गेस्ट थे वो बता रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे किराना हिल्स में अकॉर्डिंग टू हिम वहाँ पे एलिजिडली अमेरिकन न्यूक्स हैं वहाँ पे, तो इंडिया ने ब्रह्मोस से अभी दरवाजे पे दस्तक दी है, मतलब पाकिस्तान को कम से कम, पाकिस्तान और उसके थ्रू यूएस को भी एक हिंट ये दिया है कि भाई हम दरवाजे के अंदर भी घुस सकते हैं। तो सीटो सेंटो हो, F-16 हो, बाकी पाकिस्तानी मिलिट्री यूएस मिलिट्री हार्डवेयर हो, एक तरफ तो पाकिस्तान अमेरिकन फंडिंग हो, अमेरिकी डॉलर्स हों वो, और दूसरी तरफ चाइना का ऑल वेदर अलाई, मतलब हिस्टोरिकली जब से ये दोनों देश एग्जिस्टेंस में आए हैं, बना हुआ है, कैसे बैलेंस कर लेते हैं? मतलब मेरे बेसिक कॉमन सेंस में मेरे को लगता है कि मतलब दे आर आउट टू सेल देमसेल्व्स आउट इन ओपन, ये एक बात है, मेरी समझ सही है, और वुड यू करेक्ट दैट? देखिए, जैसे मैंने पहले बोला, पाकिस्तान एक गैरिसन स्टेट है और अपनी ज्योग्राफी हिंदी के ऑडियंस के लिए गैरिसन को आप एक मिलिट्री स्टेट है, मिलिट्री स्टेट, इट्स अ मिलिट्री स्टेट, है। मतलब मिलिट्री वहाँ पे रूल करती है, हाँ, मिलिट्री रूल करती है, उसका इतिहास मतलब वही military रहा रूलर्स है मेन, ना? इसलिए शायद वहाँ पे नारे भी उछलते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे है ना? वर्दी है। तो पर उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है टू सरवाइव ऑलवेज, अच्छा। है ना, सरवाइव करने के लिए कोई भी वो तरीका यूज़ करना चाहेंगे, है ना। और अगर आप इतिहास देखें, पिछली सदी में अमेरिका के काफ़ी क्लोज था, चाइना से भी रिश्ते अच्छे थे, पिंग पोंग डिप्लोमेसी में एक रोल भी था पाकिस्तान का। तो इसको टर्म यूज़ करना कि पाकिस्तान इज़ ऑफरिंग इटसेल्फ और सेलिंग, आई वुड से इट्स काइंड ऑफ yes in many ways because they are willing to offer themselves, especially the leadership, बट क्या आम इंसान को कोई फ़ायदा मिल रहा है? देखिए, भारत की एक स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी ये भी है कि जो भी हम इंगेजमेंट ग्लोबली करते हैं उसमें जो आम इंसान है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होना चाहिए, है ना। जैसे अगर आप देखें, भारत बहुत सारे देशों के साथ एक मोबिलिटी पैक्ट साइन कर रहा है। अब मोबिलिटी पैक्ट हेडलाइन नहीं करता क्योंकि वो थोड़ा बोरिंग लगता है और लोगों को लगता है कुछ इंटरेस्ट नहीं आएगा, पर मोबिलिटी पैक्ट ये होता है कि कैसे भारत का यूथ जो है वो और देशों में लीगली जा सके, है ना, तरीके से जा सके और अपने स्किल्स के बेसिस पे जा सके। हमने ये बहुत सारे मोबिलिटी पैक्ट्स यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ साइन करे हैं, जापान के साथ साइन करे हैं। उसके तहत भारतीय जो वर्कर्स हैं स्किल्ड वो वहाँ जाके रिसोर्स प्रोवाइड कर सकें। देखिए, भारत का सबसे बड़ा एडवांटेज आज की तारीख में ये है, जो आपको शायद भारत में बैठ के नहीं पता चलता, वो है ह्यूमन रिसोर्स। हम मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, 150 करोड़ से ऊपर, है ना। तो यहाँ पे लोग अक्सर इस चीज़ को नकारात्मक देखते हैं कि पॉपुलेशन है, बट अगर आप रिलेटिवली देखें वेस्टर्न सोसाइटीज़ और बहुत सारी दुनिया में जगह, वहाँ पे लोग कम हैं, तो उनको लोग चाहिए काम करने के लिए, है ना। वो सिटीजनशिप भी ऑफ़र कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं, पैसा भी ऑफ़र कर रहे हैं, बट उसके भी थोड़े डिसएडवांटेज, ये बहुत सारे कुछ हैं डिसएडवांटेज। जैसे मैं कभी एक फॉरेन लैंड के लिए चार्म नहीं होता हूँ। मेरा मानना है कि घर पे रहना है, दिल्ली में रहना है, आई एम हैप्पी है ना। बट कई लोग डिसएडवांटेजेस होते हैं लाइफ के अंदर, है ना। उनको पैसा चाहिए, है ना, और उनको एक वाइडर अपॉर्चुनिटी चाहिए जो उसमें रिस्क भी होता है, तो वो बाहर जाते हैं। भारत का ये मानना है कि ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिसके तहत ये लोग जा सकें, सेफली जा सकें और इनको कोई प्रॉब्लम ना सकें। देयर शुड बी लीगल गारंटीज़। इसका एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ मैं, इजराइल का। जब टेरर अटैक हुआ 2023 में अक्टूबर में, उसके बाद जो इजराइल की पॉलिसी थी कि हमें पैलेस्टीनियन वर्कर्स नहीं चाहिए क्योंकि अब डर लगता है ना आतंकी हमला हो जाए, उनका ये एक थॉट प्रोसेस हुआ। तो उनको वर्कर्स चाहिए थे एशिया से, तो उन्हें बहुत सारी कंट्रीज़ को रीच आउट करा, फिलीपीन, श्रीलंका, भारत भी। तो भारत के साथ G2G पैक्ट हुआ और प्राइवेट तरीके से भी पैक्ट हुआ, जिसके तहत करीब 15,000 भारतीय
आज की तारीख में 23 इसराइल से बता रहा हूँ, अक्टूबर 23 से लेके अभी तक 2025 है ना, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 2 साल होने वाले हैं शायद। तो 15,000 भारतीय, ज़्यादातर उसमें से यूपी और बिहार से हैं, वो वर्कर्स गए देखी थी हैं, मैंने रिपोर्ट्स, है ना, एक्सप्रेस ने अच्छी है स्टोरीज ना। की इस पे। तो वो सब गए हैं, जान का जोखिम तो ज़रूर है ना। जब अभी ईरान इजराइल हुआ था, 12 दिन की जो जंग हुई थी, उसमें बहुत सारे भारतीय वापस भी आए थे, बट कई जो वर्कर्स थे उन्होंने बोला हम रह लेंगे, तो मतलब डर था, इट्स फ्रॉट विद रिस्क। पर हाँ, आप पैसों के लिए आपको करना पड़ता है, जाना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे ही भारत का फोकस यूरोप के साथ भी है। अभी मैं इसका थोड़ा एक बैकग्राउंडर देता हूँ। आज की तारीख में अगर आप डायस्पोरा हमारी देखें, एक डायस्पोरा तो अमीर डायस्पोरा है, कनाडा में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, रिच डायस्पोरा जो यहाँ से, सुंदर है ना, पिचाई से लेके काश पटेल है ना, तक। वैसे एक है गरीब हमारी डायस्पोरा जो वेस्ट एशिया वेस्ट में, एशिया है ना, में, सऊदी उन्हें अरेबिया में, ब्लू ओमान कॉलर्ड में। वर्कर्स। ऐसा कहते हैं कि गल्फ को बनाया भारतीयों ने है ना, बट उनके लीगल राइट्स होते हैं, ये लोग वहाँ जाते हैं। जैसे वेस्ट एशिया में एक सिस्टम होता है कफाला सिस्टम, उसके तहत जब आप जाते हैं वेस्ट एशिया में तो आपका पासपोर्ट आपका एम्प्लॉयर रख लेता है, ठीक है। अब वो एम्प्लॉयर पे है, अगर उसको आपने बोला कि मुझे घर जाना है और उसने बोला नहीं आप नहीं जा सकते, वो पासपोर्ट नहीं दे रहा, आप क्या कर लोगे, किसके पास लीगल जाओगे? राइट्स नहीं। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। इनफैक्ट अगर आप मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियंस हु आर इन जेल एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियंस हु हैव डाइड इन सर्कमस्टांसेस और समथिंग, वो वेस्ट एशिया में है, ठीक है। कंट्रीज़ जो मैं बोल सकता हूँ कि मैं पर्टिकुलरली पॉइंट नहीं करना चाहता, बट कंट्रीज हु वेयर इंडियंस हैव मेड देयर नेम बट आर फेसिंग इश्यूज एज वेल। जैसे जब कतर ने वर्ल्ड कप करा था, तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज थी जिसमें इंडियन वर्कर्स जो बना रहे थे स्टेडियम, है ना, उनका अब्यूज का स्टोरी आया था। नेपाली वर्कर्स भी थे, इंडियन वर्कर्स भी थे, तो भारत ने ये मैटर टेक अप करा था। तो ये एक हमारी फॉरेन पॉलिसी का फैसेट है, एक मेजर फैसेट है। नो डाउट पाकिस्तान की भी पॉलिसी में एक फैसेट है ये, क्योंकि मैं जब उनके एग्जीक्यूट कर पाते, है ना, तो एक तरफ मैं एग्जीक्यूट तो अपना बेस्ट करते ही होंगे वहाँ के डिप्लोमेट्स, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपके पास कितनी पॉलिटिकल पावर है टू नेगोशिएट फॉर द बेस्ट ऑफ योर पीपल। और वो मिलिट्री करने नहीं देती होगी, मतलब मिलिट्री भी करने देती होगी, मतलब नहीं करने देती होगी, डिपेंड्स ऑन, मतलब आई हैव टू स्टिल रीड लॉट ऑफ स्टफ ऑन दैट, बट politically where you are seen in the world and politically where Pakistanis are seen in the world, है ना, ठीक है, पाकिस्तानी अपने लिए they might be able to cut things up, but at the end of the day what do you offer to the world and what does India offers to the world? India offers a large politically stable area, region, a country, है ना, growing economy, जहाँ पे लोग skilled workers हैं, है ना। जब इंडिया डिस्कशन करता है पॉलिसी कंसिस्टेंसी, है ना, ये सब चीज़ें जब इंडिया डिस्कशन करता है काउंटर पार्ट से, तो इंडिया बोलता है कि ठीक है हम यूनिवर्सिटीज़ के बारे डिस्कस करते हैं, रिसर्च के बारे डिस्कस करते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी, ये सब बड़े मुद्दे। मुझे नहीं पता पाकिस्तानी क्या डिस्कस करते हैं, बिकॉज जियो पॉलिटिकली उनका फोकस यही होता है कि हाउ टू सर्वाइव, है ना, एंड हाउ टू कट डील्स, कि हम अभी उन्होंने एक डील साइन करी है सऊदीज़ के साथ भी, हाँ, है ना। इसी डील पे मेरे को ये ऑल टुगेदर अलग एपिसोड है, बट एक क्विक रिस्पॉन्स, वैसे तो मेरे को ये पूछना है कि जैसे पाकिस्तानी कैसे बैलेंस कर लेते हैं यूएस को और चाइना को, सिमिलरली मैं क्वाड और एससीओ जैसी ग्रुपिंग या ब्रिक्स जैसी ग्रुपिंग जो पोलर पार्ट है उस पर आएंगे। जब हम बात कर रहे हैं उस वाले टाइम पे पाकिस्तान ने जो ये सऊदी अरेबिया के साथ जो भी अग्रीमेंट किया है कि एक पे हमला दूसरे पे भी हमला माना जाएगा, इसको आप असेस कर पाए हैं? देखिए अभी तक सिर्फ मैंने 2 स्टेटमेंट देखी हैं, एंड आई विल गो बाय स्टेटमेंट, आई वोंट गो बाय स्पेकुलेशन बिकॉज इट्स ओपन टू लॉट ऑफ स्पेकुलेशन। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ जॉइंट स्टेटमेंट बिटवीन पाकिस्तानीज एंड साउदीज सेइंग दैट वी विल डिफेंड ईच अदर। The second is by the Indian government which says कि we are aware of the development. अभी अवेयर होने का मतलब ये है कि आपको इतला थी, उसका मैं इंटरप्रिटेशन ये लूँगा कि साउदीज मोस्ट लाइकली वुड हैव टोल्ड द इंडियन साइड दैट कि हम ये साइन करने जा रहे हैं, और ऐसा होता है जियो पॉलिटिक्स में कि आप अलर्ट कर देते हो अच्छे दोस्तों को, आप अलर्ट कर देते हो कि ये होने वाला है क्योंकि आप पे इम्पैक्ट आ रहा है ना। अच्छे दोस्त किस काम के? एक तरफ से भारत और सऊदी अरेबिया का जो रिलेशनशिप है पिछले 1 दशक में काफ़ी पॉजिटिव हुआ है। वी हैव अ एनुअल 2-year समिट एज वेल, जिसके तहत पीएम 2 साल में वहाँ जाएंगे और वहाँ के लीडर्स यहाँ भारत आएंगे। इसके अलावा सऊदीज़ भारत को एक बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखते हैं।
भारत का फोकस यही है कि कैसे इंगेजमेंट बढ़ाई जा सके. एनर्जी इज़ वन पिलर ऑफ द रिलेशनशिप relative to what Pakistanis can give. Now, Pakistanis can't give you a large market. They can give you human resource, but that human resource comes with a red herring perspective as well, because with the Indian side जो हमारे skilled workers हैं relative to a Pakistani skilled worker है ना, एक difference होगा. और वो कब फट जाएंगे इसका भी तो नहीं पता. मतलब जो भी मतलब इश्यूज हैं, बट रिलेटिवली अगर आप ग्लोबल मार्केट में जाएं, एक इंडियन स्किल्ड वर्कर होगा और एक पाकिस्तानी स्किल्ड वर्कर होगा फ्रॉम देयर इंस्टीट्यूशंस. आई एम सेइंग who will you choose? So Saudis will have this dilemma. I won't say dilemma, they'll go for Indians, of course, है ना. We have seen a lot of reports as well. तो Saudis, my guess will never betray India. ब्लैक एंड वाइट में अगर एक क्वेश्चन करे कि फ्यूचर में ऊपर वाला ना करे कि पहलगाम जैसा कोई इंसिडेंट होता है, इंडिया का स्टेटेड स्टैंड ये रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी हमने ख़त्म नहीं किया, हमने पॉज किया है, विच मीन्स कि हम इसको फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं. तो अगर इंडिया रीस्टार्ट करता है, जैसे हमने मतलब उनके जो टेररिस्ट ठिकाने थे उन पे जो हमले किए थे, अगर उन पे इंडिया हमला करता है, तो जो सऊदी और पाकिस्तान का लेटेस्ट पैक्ट है, एज़ पर दैट क्या सऊदी अरेबिया इंटरवीन करेगा इस पूरी सिचुएशन में मिलिटरली? देखिए, मैं टिपिकल अगर इसका रिस्पॉन्स देना चाहूँ तो मैं बोलूँगा दिस इज़ अ वेरी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन. बट एकदम हाइपोथेटिकल, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग, दैट्स टोटली बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस. हाइपोथेटिकल क्वेश्चन इज ओपन टू लॉट ऑफ यू आर द एक्सपर्ट इंटरप्रिटेशन, बट will they intervene? But like the Israelis helped us during the 1990 Kargil war. They helped us in Operation Sindoor as in well. Operation Sindoor as well. So we have certain pacts with the Israelis, and that is how they help us. That is why they help. We technically don't have any. Not as such. As such pact. We have a. Not the Pakistan and Saudi Arabia like one. ऐसा कोई पैक्ट नहीं है हमारा इजराइल के साथ, बट इजराइल हमें डिफेंस असिस्टेंस हमारा सप्लायर है. आई थिंक है ना? वो थर्ड नंबर पे आ गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मैं आई विल नॉट गो विद द डेटा बिकॉज डेटा इज टेंड्स टू चेंज, बट थोड़े दिन मैं बोलूँगा 1 महीने पहले मेरी मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ इजराइल में. तो हमने यही पूछा था ऑपरेशन सिंदूर. तो हमने बोला था कि क्या इजराइल ने ऑपरेशन सिंदूर में मदद की थी. अच्छा. तो उन्होंने हमें ऑन रिकॉर्ड यही बोला था, देखिए मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स अच्छे चले थे, और एक स्माइल दी थी, है ना. अब लीडरशिप पोजीशन में ऐसी लाइन बोलना और वो भी ऑन रिकॉर्ड, इट इज़ अ बिग डील. बिकॉज अभी तक तो ये जो इजराइल और इंडिया का जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो अंडर द रैप्स रहा है ना. वो पब्लिक नहीं रहा है. और दूसरा, जहाँ तक मुझे लगता है कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बट हाँ, दे हैव बीन सपोर्टिंग, अंडरस्टैंडिंग है. व्हेन इट कम्स टू सऊदी पाकिस्तानीज, दे हैव कम आउट विद अ डॉक्यूमेंट. अब in public. Yes, in Delhi they will be having concerns and eyebrows will be raised. बट अगर आप सऊदी में होते तो आप उनके नज़रिए से देखें तो उनका रीजन देखें, वहाँ पे भी इश्यूज़ हो रहे हैं. ये एग्रीमेंट तब साइन हुआ है जब हम देख रहे हैं कि कतर में इजरायली स्ट्राइक्स हुई थी हमास के ख़िलाफ़. सऊदीज़ खुद एक तरफ से येमेन में उनके लिए मसले बढ़ रहे हैं, है ना, जो भी वो मसला है उनका. ठीक है. अब पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर स्टेट एंड इट हैज़ अ लार्ज ह्यूमन मिलिट्री सपोर्ट, है ना. तो क्या इनफैक्ट पाकिस्तानीज़ इन द पास्ट हैव ऑफर्ड कि हम अपने लोग भेज देंगे जंगें रिजॉल्व करने के लिए. तो हर देश अपने आप को ओवर सेल या सेल करता है ना, कि मेरे पास, हम बोलते हैं हमारे पास स्किल्ड वर्कर हैं जो आपकी इकॉनमी में मदद करेंगे, तो उनको भी कुछ बेचना है ना, तो वो कुछ ना कुछ तो बेचेंगे ना, कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम आपको सपोर्ट कर देंगे. बट क्या जियोपॉलिटिकली ये पॉसिबल है? बट एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर आप किसी से डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, ऐसा एग्रीमेंट, और उसे पब्लिकली दिखा रहे हैं, तो वो पब्लिक पोजीशनिंग भी हुई ना जिस रीजन के अंदर, है ना. तो इसके है ना, तो उसके ब्लैक एंड वाइट और ग्रे जोन्स बहुत ज़्यादा हैं, है ना. बहुत सारे परमिटेशन को, इनफैक्ट अभी जब ये रिकॉर्डिंग हुई थी उससे पहले, जो मैं थोड़ा लेट हुआ था, मैं इसलिए हुआ था क्योंकि आई वॉज डूइंग अ लाइव ऑन दिस आ गया, क्योंकि दिस इज़ अ बिग स्टोरी राइट. हाँ. मैं इसको टच एंड गो में अगर आप एक शॉर्ट आंसर अगर दे पाएँ तो भगवान नगर. लेकिन अगर हम ऑपरेशन सिंदूर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रिज्यूम करते हैं, ये जो इनका नया पैक्ट है, क्या ऐसा होगा कि इंडिया पाकिस्तान को अटैक करे और सऊदी अरेबिया उनके असिस्टेंस के लिए आए मिलिटरली, या इज इट टू अर्ली टू असेस दिस क्वेश्चन? देखिए, मैं रिप्लाई तो फिर वही बोलूँगा, बट मैं इसमें एक और एडिशनल एलिमेंट ये बोलूँगा कि
हम पाकिस्तान को अटैक क्यों करेंगे? हम हम उनके पाकिस्तान टेरर हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो को पाकिस्तान को अटैक तभी करें अटैक तो। करते हैं ना जब पाकिस्तान हम पे अटैक करता है। और दूसरा, हमारा अटैक नहीं होता, हमारा अटैक तो काउंटर टेरर ऑपरेशन होता है ना, तो दैट इज नॉट एन अटैक। ऐसे किसी भी काउंटर टेरर ऑपरेशन, अच्छा मतलब हम वो कैप पे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब आई थिंक आई हैव एन आंसर, और हमें डिस्क्रिप्शन पे छोड़ देते हैं ऑडियंस के। देखिए, वी विल नेवर बी एबल टू आंसर दिस I don't क्वेश्चन, ये लाइव सिचुएशन में ही आंसर होगा। जब एमईए कह रहा है कि हम सिचुएशन को स्टडी कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि मतलब फिर हम कितना ही आंसर कर ले इस वाली सिचुएशन को, हाँ, तो hypothesis में मतलब भी। इट्स बियॉन्ड आवर Us. पे ग्रेड्स। बैक टू स्क्वायर वन, मतलब वो जो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान कैसे यूएस और चाइना को बैलेंस कर लेता है, सिमिलरली हम एक तरफ तो क्वाड में हैं, और इसमें अब टचन को मैं अगर ये भी बता पाए कि क्वाड डोनाल्ड ट्रंप जिस भी डगर पे हैं उसमें क्वाड का फ्यूचर क्या होगा, एक, और दूसरा कि हम कैसे बैलेंस कर ले रहे हैं कि क्वाड भी, हम क्वाड में भी हैं, हम ब्रिक्स में भी हैं, हम एससीओ में भी हैं, हम रशियन ऑयल भी खरीद ले रहे हैं, और हिस्टोरिकली 2022 में एक बार हमने रशिया के अगेंस्ट यूएन में वोट भी कर दिया, हम कैसे बैलेंस कर ले रहे हैं ये? देखिए, पिछले 24 घंटे में पीएम ने बातचीत की है ट्रंप से, पुतिन से और ईयू के टॉप लीडर उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ। जहाँ तक हमारी एक पॉलिसी रही है वो मल्टीपोलैरिटी की रही है। उसके तहत हम हर ग्रुपिंग में रहते हैं। बैलेंसिंग, यस, वी आर बैलेंसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वो कंटिन्यू रहेगा। शुरू से ही कर रहा है आई थिंक, क्योंकि हम कैंप पॉलिटिक्स में नहीं रहते, झंडा नहीं उठाने किसी हम का। अलायंस पार्टनर्स में बिलीव नहीं करते। जैसे अगर आप यही सवाल किसी वेस्टर्न देश से पूछ लें कि आप किसी से ऐसे अलायंस पार्टनर कैसे बन जाते हैं, मतलब अलायंस पार्टनर इज़ अ बिग डील। इट्स लाइक कि आपका पार्टनर बोलना है कि बैठना है तो बैठना है। क्या हम ऐसे पार्टनरशिप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक रही बैलेंसिंग की, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं पाकिस्तान का एग्जांपल लेता हूँ कि हमने पाकिस्तान काफ़ी डिस्कशन कर लिया। टर्की का एग्जांपल लेता हूँ। टर्की यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है ना? यूरोपियन यूनियन का नहीं, सॉरी, नेटो का मेंबर है, नेटो का मेंबर है। टर्की ने ब्रिक्स में भी अपनी अर्जी दे रखी है। टर्की एससीओ के अंदर भी अपनी इंगेजमेंट बढ़ाए रखता है ना? G20 का भी मेंबर है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, मतलब टर्की ऑल टुगेदर मतलब पूरा सेशन है उनके लिए तो और थोड़ा, मतलब आप समझ रहे हैं, नेटो का मेंबर होकर वो ब्रिक्स के अंदर मेंबरशिप दे रहा है। एससीओ में भी आया, एससीओ में भी आ रहा है। तो मतलब हम तो फिर भी नेटो के मेंबर नहीं है, वो तो अलायंस पार्टनर है। तो इमेजिन द लेवल ऑफ बैलेंसिंग दे आर डूइंग। सो एवरी कंट्री ट्राइज, जियोपॉलिटिक्स में इट हैपेंस, people are alliance partners but people do balancing as well. इन योर असेसमेंट, मतलब अपोजिशन बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहा है, सोशल मीडिया पे भी इस तरीके के क्वेश्चंस हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो पर्सनलाइज्ड स्टाइल ऑफ फॉरेन पॉलिसी की, नवाज शरीफ से मिले हो तो, या डोनाल्ड ट्रंप से जिस तरीके से मतलब उनका अहमदाबाद आना हो, या बाद में उनके सेकेंड टर्म में चुने जाने के तुरंत बाद इनका यूएस जाना हो, ज़ेलेंस्की से मिलना हो, पुतिन से मिलना हो, शी जिनपिंग से मिलना हो, फॉर दैट मैटर साइडलाइंस पे एससीओ के अर्दवान से मिलना हो, जो ये पर्सनलाइज्ड स्टाइल ऑफ फॉरेन पॉलिसी है, उसको लेके आपका असेसमेंट, या जो आपके सोर्सेस से आपकी बात होती हो, एमईए में जो बात होती हो, एक जो लार्जर फैक्ट ड्रिवन परसेप्शन बोल लीजिए, या फैक्ट ड्रिवन असेसमेंट बोल लीजिए, क्या है इनके पर्सनलाइज्ड फॉरेन पॉलिसी को लेके? देखिए, इन अ डेमोक्रेसी देयर आर एवरी वॉइसेस एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी कि सब जो इनको जो मन करता है वो बोलते हैं। हम ऐसा देश नहीं है जहाँ पे एक तरफ से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच नहीं है, तो लोग अपना राय देते रहेंगे। इट्स देयर लेजिटिमेट राइट टू डू सो। जहाँ तक रहे पर्सनलाइज्ड फॉरेन पॉलिसी, देखिए ग्लोबली फॉरेन पॉलिसी इज अ डायमेंशन, एलिमेंट विच इज लीडरशिप ड्रिवन। तो आई कैन गिव यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स, इनफैक्ट आई कैन गिव यू ओनली एग्जांपल्स ऑफ लीडरशिप ड्रिवन फॉरेन पॉलिसी, मोदी, है ना? सॉरी, शी जिनपिंग, पुतिन, मतलब ट्रम्प, बिकॉज फॉरेन पॉलिसी का फेस इज योर लीडरशिप ऑलवेज, है ना? अब अगर आप बात कर लें, जैसे EM के जो कोट्स हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के कोट्स काफ़ी वायरल होते हैं ग्लोबल साउथ के अंदर, है ना? वहाँ पे लोग उनके जो एक डायरेक्ट कमेंट्री है बहुत लाइक करते हैं, ठीक है? तो दिस इज समथिंग दैट ही हैज़ बिकम द फेस ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, है ना? PM मोदीज डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन एट लीडर्स लेवल, द ईज एट विच ही टॉक्स। और ऐसा नहीं हुआ है कि पिछली सरकारों में नहीं हुआ है। पिछली सरकारों में मनमोहन सिंह वॉज देयर, मतलब ही वॉज द डॉन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। इनफैक्ट दैट वॉज अ पोर्टफोलियो विच वॉज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। प्रेजिडेंट ओबामा उनका जिक्र अक्सर करते थे कि वो उनसे एक तरफ से इंस्पिरेशन लेते हैं। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, नेहरू, है ना? नेहरू, Indira Gandhi led the foreign policy in many ways, and also she was
the whole sole face during the 1971 liberation of Bangladesh. मतलब she was personally so मतलब अगर बोले तो राजीव गांधी की तो एक तरीके से है ना? फॉरेन पॉलिसी ने ही जान ले ली है ना? हाँ, करेक्ट. सो इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी मतलब when you are leader, you are dealing with the foreign affairs. and you have to be the face so of it. it is, and it's just not domestically here in India. Globally, that's the यही हो रहा case. मतलब it's your मतलब your leader who is the face of the Your the nation world. and Correct. हाँ पूरे नेबरहुड में आग लगी हुई है. कभी बुश मतलब कभी मालदीव में, बांग्लादेश में, नेपाल में, मतलब एक लौता चाइना है जहाँ से कुछ पता नहीं चलता. Correct. पाकिस्तान में आग लगी हुई है, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान भी मतलब मेरे को लगता है खैर वहाँ पे तो तालिबान है तो वहाँ से भी क्या ही खबरें आएंगी. उसके अलावा यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प, रशिया 2022 से वॉर में है, चाइना के साथ भी सिमिलर सिचुएशन. ऐसी आग में जो जैसे हम नेबरहुड फर्स्ट बोल रहे थे और जिस हिसाब का डोनाल्ड ट्रम्प ने बवाल काट रखा है, तो एक ट्विटर पे क्वेश्चन ये भी फ्लोट हो रहा है कि हमारे दोस्त बच्चे हैं अभी कौन है इंडिया के फ्रेंड्स. ये अलग पूरा सेशन अलग है ये. नेबरहुड में कि ग्लोबली? एक तो नेबरहुड में हाँ कौन सी कंट्री है भूटान के अलावा हाँ. जिसको अभी हम फ्रेंडली नेशन बुला सकते हैं, और ग्लोबली कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको हम एलाइज, फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स इन नीड और क्राइसिस बुला सकते हैं. देखिए ग्लोबली और रीजनली देर इज़ ऑलवेज वी आर इन अ एरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फ्रैंकली स्पीकिंग इन मैनी वेज, क्योंकि देर आर कॉन्फ्लिक्ट्स हैपनिंग एवरी डे. जहाँ तक रहा नेबरहुड का सवाल, मैं आपको पुराना इतिहास भी दे सकता हूँ. दैट इज़ अलग लॉन्ग स्टोरी. मैंने बोला तो ये पूरा सेशन है ना? इस पे अलग से बैठेंगे आप. बट जैसे आपने कहा कि हमारे दोस्त नहीं बचे, लेट मी स्टार्ट विद मालदीव्स. पीएम वेंट टू मालदीव्स रिसेंटली. ही वाज इनवाइटेड फॉर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन. But the same guy who ran India Out campaign called PM Modi, and we are having good engagement on defense. तो प्रॉब्लम ये होती है कि नेगेटिव न्यूज becomes the story, it's not the positive news. है ना? Then let me jump to Sri Lanka now. Now Sri Lanka we have a leader who is a new leader. He's hard left. है ना? But if you look at the history as well, he had he had also similar some similar line ki Correct. India out. Correct. I won't say India. No, he was not India out, I would say, but yeah, not very. I Pro would say. China, I suppose. है ना? Look, putting leaders in camps is very difficult because election time में तो मेरी रीडिंग यही थी. है ना? election में before election there is a lot of conversation because Muizu election, Maldives was also मतलब India was a card. India is a card in the region to get you too closer to power. For example, KP Sharma Oli, his politics was anti-India because nationalist card played him. सबसे easily बिक जाता है. He played that. अब लिपू लेक का जो मसला था, लिपू लेक, लिम्पू धुरिया, ये सब जो एरियाज थे, देखिए इंडिया और नेपाल के अंदर यू कैन जस्ट वॉक अराउंड. वाई डू नीड अ लैंड इशू? वाई डू नीड टू हैव? ही केम आउट विद अ न्यू मैप बाय द वे. है ना? एक नया मैप लाया था, उसका कोई जरूरत था? बलेन भी है ना? हाँ, तो he thought that it will help you. Ultimately what happened. So clearly saying that कि हमारे दोस्त नहीं, I would not say that. है ना? We have a lot of friends. है ना? We are engaging in a very nice manner with the Afghans, with the Taliban government. EM has spoken twice with the Afghan foreign minister Mutaki as well. तो श्रीलंका के साथ भी we are going good. श्रीलंका के साथ भी we are going good. I'll say very good because I know the past, the history as well of the current government, and for them to have a good engagement with India is a big deal, I would say. है ना? बदलाव आता रहता है ना? तो इस बदलाव को एक सिंगुलरली लेना कि हमारे दोस्त रह गए या नहीं रह गए, मैं इसको गलत बोलूँगा. मैं यही बोलूँगा कि इंडिया विल ऑलवेज हैव फ्रेंड्स. पीपल विल डू थिंग्स फॉर देयर ओन नीड्स, बट नॉट दैट दे विल फॉरगेट इंडिया. लाइक चाइना, पीपल माइट से कि देखो चाइना के साथ इतने मसले हैं, बट चाइना हैज़ इट्स ओन फ्रेंड्स एज वेल, एंड इट्स लाइक व्हेन इट कम्स टू एंगेजिंग विद चाइना, द वर्ल्ड इज एंगेजिंग विद चाइना. है ना? सो सेम गोज विद इंडिया. है ना? इंडिया के हेटर्स होंगे, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लाइक अस एज वेल, एंड इनफैक्ट द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ पीपल लाइकिंग अस मोर विल ऑलवेज बी ग्रेट. एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, 3.5 करोड़, ये जो डायस्पोरा की बात थी ग्लोबली, मतलब हिंदू की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3.5 करोड़ लोग ग्लोबली हैं हमारे डायस्पोरा में अक्रॉस कंट्रीज़. खैर चाइना की बात आई थी, एससीओ पे लौटते हैं और हम इसको मतलब थोड़ा चाइना सेंट्रिक बनाते हैं. ठीक है, एससीओ में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर गए और थोड़ा सा रिवाइवल सा दिख रहा है, अभी वन चाइना पॉलिसी को लेकर हमारा क्या स्टैंड है? देखिए
जहाँ तक रही तिब्बत की, तिब्बत इज़ पार्ट ऑफ चाइना एंड दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ इंडिया व्हेन इट कम्स टू द ताइवान? रीस्टेटिंग ऑफ वन चाइना पॉलिसी. इंडिया हैज़ नॉट डन दैट फॉर क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम. मेरे को लगता है काफ़ी टाइम हो गया है. आई डोंट वांट टू गिव अ रॉन्ग ईयर, पर हमने उसको रीस्टेट नहीं करा है. पर मुझे लगता है इंडिया का एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि आप कश्मीर और पाकिस्तान की जो आपकी पोजीशनिंग है उसको लेके यहाँ पे भी देर आर कंसर्न्स, देर इज़ एन अनईजीनेस. जहाँ तक रहा ताइवान का सवाल, देखें, हम आई में पोक नहीं करेंगे, पर हम इंगेजमेंट अपनी बढ़ाए रखेंगे अपने लोगों के बेनिफिट के लिए. और उसके तहत हमने ताइवान के साथ काफ़ी इंगेजमेंट बढ़ाई है सेमीकंडक्टर्स को लेकर. हमने देखा थोड़े महीने पहले एक बड़ा पैक्ट हुआ दो प्राइवेट कंपनियों के बीच, भारत और ताइवान की, जिसके अंदर धोलेरा गुजरात में एक सेमीकंडक्टर का एक फैब्रिकेशन प्लांट बनाया जा रहा है. उसके अलावा जो मोबिलिटी पैक्ट मैंने बात करी थी, तो पिछले साल फरवरी में एक मोबिलिटी पैक्ट साइन हुआ था, उसकी नेगोशिएशंस अभी चल रही हैं. उसके तहत भारत से स्किल्ड वर्कर्स ताइवान जाएंगे और काम करेंगे. तो ताइवानीज़ आर कीन की उनकी मार्केट भारतीय स्किल्ड वर्कर्स के लिए खुलें. करीब 3,000 भारतीय हैं ताइवान में जो एजुकेशन के लिए गए हुए हैं वहाँ पर. आप 3,000 छोटा रकम लगता है हमारे लिए, क्योंकि हम ऐसी कंट्री से बहुत आते बड़ी जाते हैं, बहुत छोटा है पॉपुलेशन है। सब कुछ ये सब. पर ताइवान पे 3,000 इज़ अ बिग फिगर, है ना. तो इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, करीब $10 बिलियन का हमारा ट्रेड है. $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है ताइवान से हमें. तो ये सब इंगेजमेंट है. तो जैसे चाइना में कोई जर्नलिस्ट जाता है, इंडियन जर्नलिस्ट जाता है, तो वो कितना फ्रीली सोशल मीडिया, इंटरनेट और बाकी चीज़ों को यूज़ कर सकता है? देखिए, VPN यूज़ करें आप और आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं. VPN अच्छा। इलीगल है यूज़ करना वहाँ पर बहुत कुछ इलीगल है वैसे तो. पर क्या क्या इलीगल है चाइना में वैसे? एग्जैक्टली मेरे नीड्स के हिसाब से आई नीड टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू ऑफिस, तो आई नीड व्हाट्सएप एंड गूगल एंड ऑल दीज ऐप्स वर्किंग. तो उसके लिए मैं VPN यूज़ करता हूँ. और ये मतलब मेरे को लगता है जर्नलिस्ट के लिए थोड़ी लीनियंसी दिखाते होंगे इवेंट्स में, क्योंकि उनका सर्वेलेंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई सपोज. देखें, आई मीन दीज आर योर वर्ड्स इन मैनी वेज, पर मैं Yeah, यही yeah, mine, बोलूँगा, very आई was there for 3 or 4 days, and during those days my purpose was to report And you could. 100% and I was able to do so. फूड कैसा होता है? वही प्रोवाइड कराते हैं, बाहर खाना नहीं, होता है? उनका लोकल था, बट आई एम वेजिटेरियन. हाँ, तो तो मैं कैसे मैनेज करते हो जब जर्नलिस्ट? तो मैं वेजिटेरियन खाना खाता हूँ वहाँ पर. वेजिटेरियन रहता है उनका? वेजिटेरियन होता है वहाँ क्या क्या मतलब आइटम्स होते हैं उनके? पर. जैसे वहाँ पे चावल थे और पीस थे, काबुली चने थे, है ना. तो ये सब था, तो मैं वही खाकर. पर मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम है, वेजिटेरियन हूँ, ग्लोबली जाता हूँ, बट मैं अपना कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ रिजॉल्व कर लेता हूँ मैटर. अगर वापस से लौटे इस पे वन चाइना पॉलिसी पे, हाँ सिमिलरली हमारा जो चाइना का बेल्ट एंड रोड है, हाँ. उस पे हमारा क्या स्टैंड है अभी, स्टेटेड? देखिए, हम BRI के मेंबर नहीं हैं, और हमारा BRI का जो बड़ा मसला है वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, और वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जाता है. तो हमारा बड़ा मसला है, और उसको लेकर हमने मैटर रेस करा है, क्योंकि इट पासेस थ्रू अ सॉवरेन इंडियन टेरिटरी. सो neither we support it and neither we are enthusiastic about it. We are just क्योंकि वो POK से भी होके गुजरती है. करेक्ट. तो ये हमारा स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि हम CPEC को या BRI को सपोर्ट नहीं नहीं करते, और ये हमने SCO के बाद भी SCO कहा को है. भी, ये हमारी पॉलिसी है काफ़ी सालों से. हम्म, ये हम हर SCO में भी बोलते हैं, पर वैसे भी बात करते हैं इसको लेकर. हम्म. कहीं ना कहीं इसको चाइनीज़ कॉलोनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, देखने वाले अगर देखना चाहें तो. देखिए, सबके कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हैं आज की तारीख में. हमारा भी बड़ा फोकस है इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर को लेकर. हम भी कनेक्टिविटी पे फोकस करते हैं. चाबार हमारा वेस्ट में है, ईस्ट में हम फोकस कर रहे हैं म्यांमार से, सितवे पोर्ट से. लार्जर एक फोकस है जो मॉस्को से मुंबई है, प्रोजेक्ट नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. जहाँ तक रहा CPEC का सवाल, वो हमारा कंसर्न है, क्योंकि वो POK से जाता है. China is an economy which is large and is spending money. So they are planning to do a lot of things, but there are concerns, debt issues की खबरें हम देखते हैं, concerns हमने देखा है. बहुत सारे देश हैं जो प्रेफर करते हैं, जो इसके पार्ट हैं. तो व्यूज़ हैं, हमारे व्यूज़ स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हमारा कंसर्न है इसको लेकर, तो उसको हम अपोज करते हैं. ठीक है. ये कितनी रियलिटी है जो नेकलेस ऑफ डायमंड और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, ये सिर्फ
फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, इसमें कोई रियलिटी भी है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रियलिटी है? देखो बहुत बात होती है इसकी इंडिया देखिए, चाइना। दिस इज अ फ्री वर्ल्ड, एवरीवन इज फ्री टू एंगेज एंड एवरीवन विल एंगेज, है ना? वी आर ऑल्सो एंगेजिंग अ लॉट, दे आर ऑल्सो एंगेजिंग अ लॉट. This is I won't use a very geopolitically heavy weight that it's a game of who wins, but this is a large economy which is showing its influence. We as a large economy also are showing our influence and will continue to do so. बट अगेन मतलब वो सर्कलिंग की बात होती है कि इकलौता एक आधी कंट्रीज को छोड़ दे, जैसे श्रीलंका में उनका नेवल बेस हो गया, मोइजू का जो कैंपेन था, पाकिस्तान ऑलरेडी वैसा सही है, जितना हम अफगानिस्तान में ट्राई कर रहे हैं चाइनीज़ भी उतना ही लेना है कॉल नहीं, कंटिन्यू. जितना हम अफगानिस्तान में ट्राई कर रहे हैं, पाकिस्तान भी उतना ही अफगानिस्तान में ट्राई कर रहा है, भूटान में भी उनके एफर्ट्स हैं, नेपाल में भी उनका प्रेजेंस है. तो इसमें जो देखने वाले देख लेते हैं कि किसी तरीके की सर्कलिंग है. ऐसा है कि मतलब जब ऑफ द रिकॉर्ड बात होती होगी अगर MEA के ऑफिशियल से या जो डिप्लोमेट्स रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट्स रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इसके, तो वो कभी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को एज ए रियलिटी देखते हैं कि इंडिया को घेर रहा है चाइना चारों तरफ से? देखिए, नॉट योर ओपिनियन, व्हाट डू द सोर्सेज से, व्हाट डू द एक्सपर्ट्स से, what do the former diplomats say? If I go by experts, because experts come on TV as well, they say these things, but as I said, countries with large economic powers will try to reflect that. आपको पता है US has divided the world into its military areas, like the Indo-Pacific command, like the Middle East command, like other commands. We are in the Indo-Pacific one. When we'll become rich, we'll also divide the world into our zones of military. Are we doing that already? We're not doing it already. We are not doing that. But this is what large, important economic powers do. They have to. We are fourth largest economy. We will soon be the third largest. And we have the most number of people. So this is something that is in offing. ठीक है. आप एससीओ में जो गए थे, मतलब चाइनीज़ इकोनॉमी हमसे 5 टाइम बढ़ी है ऑलमोस्ट, मतलब इफ़ आई एम करेक्ट 5 टाइम बढ़ी है चाइनीज़ इकोनॉमी. बड़े सारे पैरामीटर्स हैं, जब स्टैट्स देखने जाओ तो इंटरनेट पे पता चल जाता है, मिलिट्री हो, इकोनॉमी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये हो वो. नेकेड आई से कितना डिफरेंट दिखता है चाइना? मतलब इसे NCR से कंपेयर करें तो एससीओ जब आप गए तो जहाँ जिन भी इलाकों में आपका आना जाना रहना, जो आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा, उसमें इंडिया से कितना डिफरेंट दिखाई देता है चाइना? देखिए, जब मैं समिट के लिए गया हूँ, समिट के दौरान एक शहर एक गोस्ट टाउन बन जाता है. जब हमने दिल्ली में देखा था G20 शिखर सम्मेलन, तो देखा था सारी रोडें बंद हो गई थी और सबको छुट्टियाँ भी दे दी थी, तो वैसा ही था. तो इट वाज काइंड ऑफ अ सिटी विच ऑब्वियसली हैड लॉट ऑफ सिक्योरिटी, बिकॉज आपके इतने सारे लीडर्स आ रहे थे, करीब 20 बड़े लीडर आ रहे थे, तो बड़ा समिट था. तो जनरली समिट्स में लाइक यू लैंड इन होटल, यू गो टू द समिट वेन्यू, यू कवर, you do lives, you do breaking all the day, then you reach home, होटल, थके हारे, फिर आप सो जाते हैं, अगले दिन शुरुआत करते हैं, फिर पहुंचते हैं, फिर अगले दिन यू टेक अ फ्लाइट एंड यू कम बैक होम. बट बेसिक मतलब जैसे मतलब बिल्डिंग्स तो दिखाई दे रही होंगी, उनका पार्किंग लॉट दिखाई दे रहा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ब्रिजेस दिखाई दे रही होंगी, वाटर फ्लो दिखाई दे रहा होगा. करेक्ट, फॉर श्योर. एज अ लार्ज इकोनॉमी, they are making sure that their cities are world class and that is what they are focusing on. तो है मतलब हमसे stark difference है वहाँ पे? It really depends, because essentially like Delhi is a city which has its own positioning on the world. Generally I've seen people cribbing about कि देखें यहाँ पे मसले हैं. देखिए, मसले हर देश में होते हैं, है ना? And how do you portray it as? But when it comes to India and China, these are large civilizational states. There might be cities which are world class, there might be cities which are not world class. I have not been to every city, frankly speaking, so my judgment really doesn't matter. But we have... The city you visited, how was it? How did you find it, the infrastructure and stuff? It was a summit city. Summit cities are like... Summit cities. चमका के रहते हो उस वाले टाइम. हम अगले साल ब्रिक्स समिट होस्ट करेंगे, आप देखें जहाँ पे भी होस्ट करेंगे वो चमका के रखेंगे हम. तो समिट जब होता है ना, तो एक देश अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखता है, तो चाइना विल डू दैट एंड इंडिया विल ऑल्सो डू दैट. टिकटॉक वापस आ रहा है, व्हाट आर द सोर्सेस सेइंग?
आई डोंट थिंक सो। ये अचानक से रेयर अर्थ कहाँ से आ गया? 67% का रिजर्व है चाइना के पास। ट्रम्प ने, जो मेरी रीडिंग है कि ट्रम्प ने उन पर जब 125% का टैरिफ इम्पोज किया तो चाइना ने बोला हम रेयर अर्थ ब्लॉक कर देंगे। दिस इज़ बीइंग साइटेड एज वन ऑफ द रीजंस कि चाइना पे ट्रम्प ने जो टैरिफ इम्पोजिशन का बैरियर तय किया था 125% का, वहाँ से उनको स्टेप बैक करना पड़ा, वहाँ तक नहीं जा पाए क्योंकि वो ये रेयर अर्थ चोक कर देता। ये मैं बड़े लंबे टाइम से मैंने नहीं सुना। ये यूक्रेन में जब रेयर अर्थ की बात आई तो, या अभी आपसे बात करने के लिए जब रिसर्च कर रहा था तो देखा 67% पूरे ग्लोब का चाइना के पास है। मैन्युफैक्चरिंग में भी उन्हीं का डोमिनेंस है, एक तरीके से मोनोपोली है। इस पर कोई बातचीत है डिप्लोमेटिक सर्कल्स में? देखिए, अभी थोड़े दिन पहले चाइना अनाउंस दैट इट विल स्टार्ट दीज रेयर अर्थ्स एक्सपोर्ट टू इंडिया, क्योंकि बीच में सस्पेंड हो गए थे। जहाँ तक रहा रेयर अर्थ्स, देखें, आपकी बात सही है, इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, और रेयर अर्थ्स आर यूज्ड इन योर मोबाइल, इन योर गैजेट्स, तो उसकी दीज आर एसेंशियल कमोडिटीज़। दुनिया में और भी बड़े देश हैं, जहाँ पे रेयर अर्थ्स है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा है रेयर अर्थ। म्यांमार में भी आई। हाँ, पर कई जगह कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कई जगह एक डिस्टेंस का इशू है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जिसका हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ऐसा है कि इसको डिप्लोमेटिक लेवरेज के तौर पे वो फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं अगेंस्ट द ग्लोब? देखिए, जैसे यूएस के टैरिफ के केस में हमने देखा। देखिए, वेपनाइजेशन ऑफ एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ Possible. लाइफ दीज डेज, है ना? Hmm. So every country which will have a leverage, and if it faces issues, will tend to do so. तिब्बत के जो पीएम इन एग्जाइल हैं उनका मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें उन्होंने एक बात बोली कि जैसे यूएस की बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको चाइना फंड करता है, उनका जो कल्चरल स्फीयर है उसको चाइना फंड करता है, और इस फंडिंग को भी एक तरीके से वो इस तरीके से इस्तेमाल करता है कि एंटी चाइना एक्टिविटीज़ को वहाँ पे किस तरीके से प्रमोट ना किया जाए, बीट बाय द चाइनीज़ सिटीजन जो प्रो डेमोक्रेसी हो, या तिब्बतन्स या ताइवानीज़। तो इसमें डू यू सी सम रियलिटी इन इट? और प्लस इंडिया में भी इस तरीके का उनका फंडिंग का या कल्चरल इन्फ्लुएंस है जिससे वो हमारे यहाँ के प्रॉब्ली प्रोटेस्ट को, नरेशन को, ऐसी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँ? देखिए, एक कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स एक होते हैं, उनको वो चाइना प्रोपोगेट करता है। इंडिया डज नॉट अलाउ देम। देयर आर प्लेसेस विच अलाउ, सो दिस इज समथिंग दैट चाइना हैज़ बीन डूइंग, सो दिस इज नोन एज वेल। जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हमारे यहाँ, जो टेलीविज़न है उस पर चाइनीज़ मूवी हो, मतलब इट हैज़ एक्सप्लोडेड। मेरे चाइल्डहुड में डकटेल्स आता था, ये मतलब यूएस का डोमिनेंस था। अगर कल्चरली देखें तो डकटेल्स आता था, थ्री स्टूजेस, डेनिस द मेनिस, है ना, आई ड्रीम ऑफ जिनी, ऐसे मतलब यंग या इमर्जिंग या बच्चों के लिए ऐसे शोज़ या सीरियल्स आते थे। ऐसे बड़े सारे चाइनीज़ शो हैं, चाइनीज़ फिल्में हैं, उनका हमारे यहाँ ठीक ठाक कल्चरल डोमिनेंस है। जैसे 3 इडियट्स वगैरह की बात होती है, आपको टीवी देखने का टाइम मिला या थोड़ा सा ये असेस करने का टाइम मिला कि हमारा कल्चरल प्रेजेंस चाइना में कितना है? देखें, हमारी मूवीज़ काफ़ी पॉपुलर रहती हैं। हमारी जो मूवी थी यही 3 इडियट्स काफ़ी पॉपुलर रही थी। मैं थोड़े महीने पहले चाइना जब गया था तो मैंने देखा था, इसको लेके काफ़ी बातचीत हो रही थी। जहाँ तक रहा इंडिया की सॉफ्ट पावर, इट इज़ वेल नोन दैट मैनी पीपल नो अबाउट इट। योगा, बॉलीवुड, हिंदी म्यूज़िक, मैंने उज़्बेकिस्तान से लेकर यूएस तक, वेस्ट एशिया से लेकर चाइना, जापान तक मैंने देखा है इन्फ्लुएंस। तो हमारा एक सॉफ्ट पावर फोकस हमेशा से रहा है। इंडिया इज़ अ कल्चरल फोर्स दैट इज़ ग्लोबली प्रेवलेंट। सो आई वुड से कि इसको कंपेयर करना कि क्या हम पीछे रह गए, आई विल नॉट से। पीछे का तो नहीं, मैं बस प्रेजेंस की बात पूछ रहा हूँ। कभी अगर टीवी प्ले किया हो तो हमारा कुछ कंटेंट आ रहा था वहाँ पे। तो मतलब देखें, ये मूवीज़ तो ऑब्वियसली सिनेमा हाउसेस में होती हैं, बट जैसे साउथ कोरिया अपने आप को सॉफ्ट पावर की तरह फोकस कर रहा है के पॉप के थ्रू, तो हाँ, मतलब हमारा एक प्रेजेंस है, बॉलीवुड का प्रेजेंस है, इंडियन टीवी का, इंडियन टेलीविजन का। मैंने ये एग्जैक्टली देखा, बट आई नो अबाउट द मूवीज ओनली। मूवीज़ का प्रेजेंस है। इसमें एक और ये है कि मतलब चाइना में जर्नलिज्म का क्या स्टेटस है, वहाँ के जर्नलिस्ट से इंटरेक्शन हो पाती है? देखिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड, जैसे आपने मतलब पाकिस्तान रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी तो ट्विटर है,
ट्विटर के अलावा जैसे उनके बड़े सारे पब्लिकेशंस हैं जो वीपीएन लगा के हम पढ़ सकते हैं, हाँ। डॉन हो गया या उनके जो भी हाँ। अखबार हैं। व्हेन इट कम्स टू चाइना, हम लोग चाइनीज़ आती नहीं, उनका अपना सोशल मीडिया है, वीवो है, वीचैट है, ऐसी चीज़ें हैं। वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं चाइना की, आप उन्हें South फॉलो कर सकते China हैं। Morning आपको Post। एक आपको एक व्यू मिल जाएगा। तो ऐसा मतलब व्यूज़ के लिए बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप देख सकते हैं। लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है ऐसे किसी समिट में? Summits are packed, so you start and you go. You And don't get to interact at no. all. I mean, there are people there, but your focus is कि ऑफिस को डिलीवरी दे दें। दिस क्वेश्चन वाज बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू नो कि वहाँ के अगर कॉमन लोगों से बात करें तो उनको पता है, मतलब वो अपने देश में खुश हैं, या उनको मतलब बाहर की खबर उन तक पहुँच रही होती है, वो भी असेस कर पा रहे हो तो दुनिया में क्या चल रहा है। देखिए, चाइना को अगर आप फॉलो करें तो उनका सिस्टम अलग है, उनकी पॉलिसीज़ अलग हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम अलग है। सो आई मीन डिफरेंट सिस्टम्स, यू एंगेज देम डिफरेंटली। अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए आपका गोल क्या है। बट ऐसा लगता है कि मतलब जितनी आपकी रीडिंग रही है, यू आर वे एक्सपर्ट, दैट इज़ वाई एम होस्टिंग यू, आर वे एक्सपर्ट देन माइन बिकॉज यू हैव बीन ऑन दिस बीट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो मेरे को बस ये समझना था कि जो वो हमारे साथ इस बाउंड्री डिस्प्यूट को फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ना चाहते, एक वो क्यों छोड़ना चाहते, और दूसरा कि हमारे डिप्लोमेटिक सर्कल्स में या जो हमारा MEA है, हमारा जो हायर अप्स है, अगर उनसे आपकी कोई कॉन्वर्सेशन होती हो तो हम मतलब इसको फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ने को तैयार हैं, या ये पूरा इशू क्या है अगर हम अनटैंगल कर पाए अपने ऑडियंस के लिए तो? देखें, लॉन्ग बॉर्डर है, इश्यूज़ हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना। और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों का एक सरल आंसर नहीं होता है। मैं बस यही कह सकता हूँ कि बोथ साइड्स आर डिटर्मिन्ड टू फाइंड अ सोल्यूशन। उसको लेके पिछले महीने बातचीत हुई थी। तो देर इज़ अ स्पेशल मैकेनिज्म कॉल्ड SR लेवल टॉक्स, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल टॉक्स। हमारे साइड से NSA अजीत डोवाल है, उनकी साइड से उनके फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी हैं। ये प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर ये एक मैकेनिज्म डिवाइस हुआ था, SR लेवल टॉक्स, और तब से चला आया है। 20 साल पुराना मैकेनिज्म है। फोकस यही है, वाटर रेजोल्यूशन। पिछले महीने की मीटिंग काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थी। अर्ली हार्वेस्ट की बात हुई थी, दोनों लोगों ने, एक लीडर्स ने, मिनिस्टर्स ने एक स्टेटमेंट जारी करी थी। पर यही है, इट्स नॉट ईजी बिकॉज देर आर इशूज लाइक वाटरशेड एरिया, जोग्राफिकल इंडिकेटर्स, है ना। these are not like areas on the plane, these are like high up in Himalayas. तो उसको मैप करना, it's not an easy thing. So there are a lot of complications, I would say. There are historical issues as well in many ways. ऐसा है कि मतलब माओ के टाइम से सिर्फ 6 सुप्रीम लीडर हुए हैं चाइना में। डू यू हैव इन मतलब टोटली अप टू यू इफ़ यू वुड वांट टू टेक दिस क्वेश्चन और नॉट। उनके यहाँ सिर्फ 6 लीडर्स हुए, हमारे टाइम पे मतलब अभी 15-16 प्राइम मिनिस्टर्स हो गए। तो ऐसा है कि कम लीडर्स हुए, पॉलिसी कंसिस्टेंसी रही और वो बहुत तेज़ी से हमारे कंपेरिजन में डेवलप कर गए। देखो, हर दे देश हैव अ का बेटर एक, सिस्टम। we can't really say who has a better system. Every country has their own trajectory. ठीक है, India has its own trajectory. India has a very bright future. India has a very bright present, and India continues to have a good checkered, nice history as well. And when it comes to saving the national interests, India is always determined to do so. जहाँ तक रही national trajectory की, I mean, I can point out to a lot of challenges, है ना, but there is no point, it won't serve any purpose. जहाँ तक रही भारत की जो नेशनल ग्रोथ है, भारत का फोकस ये है कि what world can give to India and what India can give to the world. India can give a lot of things, skilled manpower, a stable democracy, lot of area to have good investments, है ना, and other countries can also do so. Post SCO summit, there is this question: can we, from 1962 to Galwan, can we trust the Chinese? And have we lowered our guards? Or is it just because of Donald Trump? The second question is easier. We can lowering our guards. India does not lower its guard. The second question: can anyone trust anyone? यक्ष प्रश्न है ना. हाँ. Can you trust other countries as well? And you focus on them कि भाई धोखा तो कोई भी दे सकता है ना. So that's it. Wrapping this up, the last question: the American, the kind of track record they have had, maybe मतलब in Vietnam, Afghanistan, recently with us in West Asia,
वो तो कह रहे हैं कि हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है और हमने लॉन्ग फॉर्ज्ड अलायंस बनाया इंडिया के साथ, और उनके डिप्लोमेट्स कह रहे हैं, चाहे ट्रम्प कुछ भी कह रहे हो, कि इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, है ना. कैन वी ट्रस्ट द अमेरिकन्स अगेन, मतलब प्लीज यू ऑलरेडी आंसर्ड दैट कि है ना. कैन वी ट्रस्ट एनी. अच्छा ठीक है, ये ट्रम्प वाला एरा डॉज कर जाए तो बढ़िया निकल जाए, क्या है मतलब डिप्लोमेटिक सर्कल्स में There क्या will be some other conversation leader है? then. हाँ. You deal with them. है ना. And will that person will be as characteristic of Trump? You never know. So leaders come and go. The idea is that how a country can achieve the best for its citizens, for its nationals. है ना. And that's the focus for India. And India's foreign policy will be important for the world because this is a large country whose foreign policy defines the world. तो मैं यही कहूँगा, जैसे आपने पूछा था वर्ल्ड पीस को लेकर, तो इंडियाज़ पोजीशन विल बी ऑलवेज इम्पॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड पीस. पूरे इस रीजन की आपने एक जिक्र करा था कि पूरा रीजन जल रहा है, इस रीजन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं. हमने विजुअल्स नेबरहुड में तो बड़े बहुत सारे विजुअल मैं आपको 5 सालों के दे सकता हूँ. पर भारत एक स्टेबल देश रहा 200%, है ना. 200%, है ना. और कोई भी इतिहास- प्रोटेस्ट वायलेंट नहीं हुआ है ना. हमारे यहाँ. फार्मर प्रोटेस्ट हो, हमारे यहाँ CNRC हो. बट डेमोक्रेटिक आउटलेट था, ठीक है, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है. तो मैं यही बोलूँगा कि दिस इज़ अ स्टोरी विच इज़ अ गुड स्टोरी. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ होप एंड राइज. इंडिया, है ना. इंडिया, ठीक है. I am also not saying that world is going on a bad place, but it's not stable these days. The primary reason for this is COVID crisis. उसके बाद जो जंग हुई यूरोप में, जो जंग हुई वेस्ट एशिया में, उसका इकोनॉमिक फॉल आउट. इसलिए जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं ना, ये प्रोटेस्ट ग्लोबल साउथ में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जैसे अनाज है, यूक्रेन से जो आता था वो आना बंद हो गया, उसके दाम बढ़ गए, तो ग्लोबल साउथ के देशों को ज़्यादा पैसा देना पड़ा, उनसे उनका डेट बढ़ा तो प्राइस राइज हुआ. प्राइस राइज से क्या हुआ, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनमें प्रेशर आया, तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और हमने विजुअल्स देखे. तो इस जो आप हाल फिलहाल जो देख रहे हैं ना ग्लोबली प्रोटेस्ट, वो मल्टीपल वो रीजन से ऐसा नहीं है कि मतलब रातों रात लोगों का हुआ. मन कर रहा है रातों रात. इट इज़ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ कोविड क्राइसिस. मल्टीपल रीजंस. है ना. तो इट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम बिफोर वी आर ऑल बैक स्टेबल. तो वैसे तो मेरे बहुत मानने के सिद्धांत को जाने ना दिया जाए. मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि अगर हम इसको वीकली कॉलम में कन्वर्ट कर पाएँ. आई सपोज होलिस्टिक कॉन्वर्सेशन रही है, आपने जो भी सवाल और जवाब सुने उनके अकॉर्डिंग आपके और जो फॉलोअप सवाल होंगे, या नेक्स्ट एपिसोड में हमें किस ऐसे इशू पे इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करनी चाहिए, वो आप हमको ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं. सिद्धांत बिल्कुल हमारे घर की बात है, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा और इनको अपने वीकली कॉलम के लिए वापस से हम ऐसे ही एक सेशन में लेके चले आएंगे. आप बताइएगा कि आपको इन सवालों के जो भी जवाब मिले उस पर आपकी क्या राय है, और ऐसे ही होलिस्टिक कॉन्वर्सेशंस के लिए देखते रहिएगा जी स्विच.